हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो हमारा किताब है दिगंत भागटू, उसमें से गद्य खंड के 7 चैप्टर के 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक का हम लोगों ने सभी पार्ट्स का सारांश को कर रखा है। उसे एक बार आप लोग ज़रूर देखें, है ना। मैं बार बार बताता हूँ कि सारांश 5 से 10 मार्क्स आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ बोल करके एक सारांश है जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस सारांश को तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार, अगर आप लोगों के पास किताब है तो किताब को भी एक बार पढ़ लें। उसके बाद सारांश अगर देखते हैं तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा, है ना। सारांश मतलब एक तरह का एक ट्रेलर हो गया, है ना। ट्रेलर देख करके मूवी को अंदाज़े लगाया जा सकता है ना। उसी तरह से सारांश आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछने का क्या मकसद होता है, आप लोगों को ज़रा पता होना चाहिए ना कि भाई सारांश पूछता क्यों है, आखिर क्या ज़रूरत है सारांश पूछने की, सारांश पूछने के पीछे मकसद क्या है। तो सबसे बड़ी बात, मकसद उन लोगों का ये रहता है कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि आखिर बच्चे को कहानी में से आखिर ऐसे कौन कौन सा पात्र है, ऐसा कौन कौन सा टॉपिक्स, ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जो बच्चे ने नोट कर रखा है, जिससे बच्चे ने सीखा है। जैसे कि बहुत होता है ना प्रश्नों का उत्तर देना, वो तो आप लोग देते ही हो, लेकिन सारांश में उन चीज़ों को हम लोग लिखते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कहानी का, कविता का या फिर जो नाटक हो, कुछ भी, उसका जो केंद्र होता है, जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है ना। आप ट्रेलर देखते हो तो उसमें क्या होता है, जो जहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है उस चीज़ों को ट्रेलर में दिखाया जाता है ना। तो इसी तरह सारांश पूछने का मकसद ये होता है कि एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है कि भाई आपने जो पढ़ा है तो आप लोगों ने उस कहानी से सीखा क्या है। प्रश्नोत्तर भी तो दे सकते हैं, देते हैं, लेकिन सारांश का जो मेन मुद्दा है उनमें वो दिखता है कि ये बंदा इतना बड़ा कहानी पढ़ लिया है, इनमें से इसने क्या क्या सीखा है और किन मेन बिंदुओं को इसने याद रख रखा है। ठीक है, सारांश पूछने का मकसद यही होता है। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे सिपाही की माँ। सिपाही की माँ की एक सारांश है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले लेखक परिचय, है ना। तो सिपाही की माँ का जो लेखक है वो है मोहन राकेश, और मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था वो था मदन मोहन गुगलानी। लेखक परिचय आप लोग एकदम ध्यान से रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इनसे 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है MCQ, उसमें भी पूछते हैं। ठीक है, तो इसे इग्नोर करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करेंगे। लेखक परिचय में क्या है, लेखक के बारे में, तो सिपाही की माँ के पाठ जो है उसका लेखक है मोहन राकेश, और मोहन राकेश के बचपन का जो नाम है वो अबू है मदन मोहन गुगलानी। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म स्थल है जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, जंडी वाली गली अमृतसर नामक एक शहर है, और अमृतसर हमारे पंजाब में पड़ता है ना। इनके माता जी का नाम था बच्चन कौर, और पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। क्या नाम था? करमचंद गुगलानी। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे आते हैं हम लोग कहानी के सारांश पे। सिपाही की माँ जो है ये एक तरह का एकांकी है। नाटक आप लोग देखे हैं, है ना, उसी तरह से एकांकी भी होता है। ठीक है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, तो ये मैं क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो सिपाही की माँ एकांकी है, जिसका सारांश कुछ इस तरह है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है।
इस एकांकी में क्या है कि इस एकांकी को एक जगह से नहीं बल्कि 2, 3, 4 जगहों से लिया गया है। सबसे ज़्यादा जो लिया गया है वो अंडे के छिलके नामक कहानी से लिया गया है, और भी बहुत से एकांकियों से ले करके कॉपी करके इन्होंने लिखा है। ठीक है, इस एकांकी में एक माँ जिसका नाम होता है बिस्नी अपनी एकमात्र बेटी जिसका नाम हुन्नी की शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। बिस्नी जो है इस एकांकी में उसका एकमात्र बेटा है जिसका नाम क्या है, मानक है, जो कमाने गया हुआ है। ठीक है, लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय है। वो क्या करता है कि वो लड़ाई करने के लिए जाता है ना, जंग वगैरह में, ऐसे ही मतलब कि लफंदरगिरी में वो जंग के लिए जाता है। जहाँ जंग हो रही होती वहाँ वो जा कर के लड़ने जाता है। तो माँ बेटी को दोनों को एक भय है कि भाई मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है, मेरा भाई वहाँ गया हुआ है जंग में पैसे कमाने के लिए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, है ना। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। ठीक है, ये जो रचना है इससे लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक मध्यम वर्ग के परिवार में पैसे की तंगी होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, गरीबी होने की वजह से वो अपने बहन की शादी के लिए, अपने घर को चलाने के लिए काम ढूंढता ढूंढता वो सिपाही की नौकरी को जाता है। और जिस सिपाही की नौकरी में वो जाता है वहाँ एक द्वितीय विश्व युद्ध में वो सिपाही के रूप में लड़ने के लिए जाता है। ठीक है, जिसके लिए माँ बेटी दोनों को भय रहता है कि भाई मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है, मेरा भाई वहाँ जंग में गया हुआ है लड़ने के लिए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं उसे दुश्मनों ने मार ना दिया, ऐसा उनको भय रहता है। और ये जो लड़का रहता है ये लड़ने जाता है बर्मा। कहाँ जाता है? बर्मा लड़ने जाता है। ठीक है, वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के लिए मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सकेगी। घर में माँ बहन दोनों की उम्मीद रहती है कि भाई उसका बेटा अगर कमा के आए तो उसकी बहन की शादी हो सकेगी, है ना, क्योंकि वो पैसा उसे जंग से वापस आने के बाद ही मिलेगा। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसे और किनसे किस लिए हो रही है। माँ देहाती किस्म की औरत होती है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखी नहीं होती है ना, तो उसे इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि भाई उसके घर से, उसके गांव से बर्मा की दूरी कितनी है, जहाँ लड़ाई हो रहा है वो लड़ाई किन के बीच हो रही है, किस लिए हो रही है, इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल भी नहीं रहता है। समझ रहे हैं बात को? उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। लेकिन माँ को अपने बेटे के चिट्ठी का इंतज़ार दिन रात रहता है। उनकी माँ जो देहाती थी उनको इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि भाई उस लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा जब मारा जाए तो सारा का सारा आशाएं सारी ख़त्म हो जाए। माँ को अपने बेटे के चिट्ठी का इंतज़ार रहता है। जैसे कि अभी के दौर में क्या होता है कि आपके कोई बड़े भाई या फिर आपके आसपास में अगर कोई सिपाही में नौकरी कर रहे हैं तो क्या है कि फ़ोन से बात कर लेते हैं परिवार में, है ना। लेकिन पहले का ज़माना क्या था, चिट्ठी से लोग बात किया करते थे, है ना। तो माँ और बहन क्या थी, वो हमेशा अपने भाई की, अपने बेटे की चिट्ठी की इंतज़ार किया करती थी, है ना, कि आज चिट्ठी आएगी, कल चिट्ठी आएगी। ऐसे वो रोज़ अपनी राह को तका करती थी दरवाजे की तरफ। ठीक है,
लेकिन माँ को बेटा का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता था। सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है, वह उससे बातचीत करती है। वह बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बिस्नी उसे लेटने को कहती है, पर वह पानी मांगता है। तभी वहाँ एक सिपाही आता है और वह उससे मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिस्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वहशी तथा खूनी बताता है, लेकिन बिस्नी उसकी बात को नकार देती है। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। एक रात क्या होती है कि बिस्नी सो करके रहती है। उसके सपने में उसका बेटा मानक आता है। बिस्नी सपने में ही अपने बेटे से बात करती है। बेटा पूरी तरह से घायल रहता है, यानी कि मानक पूरी तरह से क्या रहता है, घायल रहता है, ठीक है, जख्मी रहता है। उसकी माँ उसे बुलाती है, वो बेटा बोलता है, सो जाता है, बेटा को सुलाती है। बेटा बोलता है कि माँ मुझे पानी दो, पानी मांगता है। तभी वहाँ पर एक और सिपाही आ जाता है और वो उसकी माँ को बोलता है, ये तो तुम्हारा बेटा मरा हुआ है। ये सुनते ही उसकी माँ जो होती है वो तड़प जाती है। ऐसे भी होता ना, अगर किसी के बेटे को बोलो कि तो मरा हुआ है, कमज़ोर है, तो माँ तड़प जाती है, ठीक है, और कहती है कि नहीं, यह मरा नहीं है वह। और मानक बोलता नहीं, मैं मरा नहीं हूँ। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी कहती है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूँगी। सिपाही बोलता है, ये आपका बेटा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा वहशी है, बहुत बड़ा खूनी है। बिस्नी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी बात पर यकीन नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी बात पर यकीन नहीं करती है। वह कहती है कि ये मेरा बेटा तो पूरी तरह से घायल है, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम इसे क्यों मारना चाहती हो। सिपाही कहता है, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिस्नी विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। बिस्नी की माँ उस सिपाही को राहत देती है, बोलती, बेटा ये तुझे नहीं मारेगा, तू इसे मत मार। मानक क्या करता है, अचानक खड़ा होता है और फिर दूसरे सिपाही जो आता है उसे मारने की बात करने लगता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। बिस्नी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। यह सुन बिस्नी चिल्लाकर बैठती है। वह ज़ोर ज़ोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्नी आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज़ भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। फिर वह अपने माँ को गले लगा लेती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। इस तरह से पूरा का पूरा एकांकी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये जो एकांकी है इसमें 2-3 बातें बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एक मध्यम वर्ग के परिवार में, जिसके परिवार में पिता नहीं है ना, उसमें माँ, बेटा, बेटी है, जिसमें बेटी की उम्र इतनी हो गई है कि उसकी विवाह की जाए, तो विवाह के लिए घर में पैसे भी नहीं रहते हैं। तो पैसे नहीं रहने की वजह से क्या करता है, बेटा नौकरी की तलाश में जाता है और सिपाही में भर्ती हो जाता है। वो सिपाही बन करके द्वितीय विश्व युद्ध के लिए लड़ाई करने जाता है, जो बर्मा में, ठीक है। और उसकी माँ जो रहती है वो ज़्यादा पढ़े लिखी नहीं रहती है ना, वो बार बार उसे ये नहीं पता होता है कि बर्मा कहाँ है, लड़ाई किससे हो रही है, कहाँ हो रही है, ठीक है। माँ को अचानक एक रात सपना आता है, वो अपने बेटे को देखती है, बेटे को सोने के लिए बोलती है ना। इस कहानी में ये देखने को मिल जाता है कि एक गरीब परिवार में पैसे ना होने की वजह से अपनी जान जोखिम पर डाल करके अपने परिवार को सुख दे सके, ऐसा काम करना पड़ जाता है ना। जंग के दरमियान कौन अच्छा और कौन बुरा है ये भी नहीं देखा जाता, सिर्फ मारने और मरने की बात होती है।
फिर इसमें एक माँ का पात्र है, वो बड़ा ही अच्छा पात्र है। वो अपने बेटे के साथ साथ जो दूसरा बेटा आता है, दूसरा सिपाही आता है, उसे भी वो बचाने की बड़ा कोशिश करती है ना। लेकिन ये हकीकत होता नहीं है। वो सपना देखते रहती है, उसी दरमियान वो चिल्लाने लगती है इस घबराहट से और बहाना करके माँ को बचाती है और उसे गले लगा करके फिर से सुलाने लगती है और थोड़े थोड़े मन ही मन में गुनगुनाने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इसका सारांश को देख रखा है, तो आप लोग एक बार इसे नोट्स कर लेंगे और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने बुक को खोलें और उससे में जो कहानियाँ लिखी है उसे पढ़ें। बड़ा अच्छा कहानी है, इससे बहुत अच्छे आप लोगों को मैसेज मिलेंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा हासिल करना है तो जो किताबों पे कहानियाँ लिखी होती, कविताएँ लिखी होती है, उनके मैसेज को निकालिए और लाइफ में जोड़िए, है ना। नहीं तो फिर आप लोग भी वही वहशी दरिंदा बन जाएंगे जो अभी के दौर में बहुत से लोग बन चुके हैं। उन लोगों ने सिर्फ किताबों को पढ़ा है, उसे समझने की कोशिश नहीं किया है ना। आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये एकांकी जो मैंने सारांश बताया है ये समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करें, आपके सारे सवालों का जवाब बहुत जल्द और बहुत कम समय में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।